नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां निजी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बिना मानकों के चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई की गई। बता दें कि निजी नर्सिंग होम में दूसरी और तीसरी मंजिल पर आईसीयू और एनआईसीयू चल रहे हैं। इसी को लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंजन गौतम ने कहा कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर आईसीयू और एनआईसीयू का चलना खतरनाक हो सकता है। आग लगने का बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं रंजन गौतम ने बताया कि आईसीयू और एनआईसीयू को नीचे प्रथम तल पर लाना होगा, तभी नवीनीकरण होगा। और आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सिर्फ अधुनातनीकरण की चिट चिपका जाते हैं, जो कि गलत है। और जिन अस्पतालों में जो 50 बेड से ऊपर के अस्पताल हैं, या वो भी ऐसे अस्पताल जहां उनके आसपास हाइड्रेंट लग सकता है, पानी बुझाने के लिए जो टैंकर, रिजर्वॉयर टैंकर है या अन्य अग्निशमन यंत्र हैं, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पीडियाट्रिक यूनिट आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू किसी भी हालत में बेसमेंट में ना हो। इस चीज़ का हमें हर हालत में ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त टेक्निकल चीज़ें या मशीनी टूल्स या ऐसी चीज़ें जो जिसमें आवागमन की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेसमेंट में बन सकती हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि अगर बेसमेंट में मरीज़ होगा और कभी आग लग गई तो उसको एवैक्यूएट करा जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बेसमेंट में ये व्यवस्था बिल्कुल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर किसी ने तीसरी चौथी मंजिल में बना रखा है तो उसको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो अपना जो भी ग्राउंड फ्लोर है उसमें लेके आए और उसकी डायरेक्ट एग्जिट हो। हर अस्पताल में एक इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेकिन कई ऐसे नर्सिंग होम जिसमें आईसीयू एनआईसीयू ऊपर तीसरी मंजिल पे हैं, दूसरी मंजिल पे हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और आप ही लोग हैं जो मुझे सूचित करेंगे। मैं भी इनके इंस्पेक्शन करूंगा। ये आपत्तिजनक है। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे एनआईसीयू आईसीयू का होना बिल्कुल आपत्तिजनक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अगर अपने विवेक से भी सोचें तो इवैक्यूएशन, एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस कंडीशन में यही होता है कि ऊपर के अस्पतालों से बच्चों को खिड़कियों को सारे उतारना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक जो भी गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फ्लोर है उसी पर हो। एक एचएफआर होता है, एचएफआर आईडी होती है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये डॉक्टर कितनी जगह लगा हुआ है। तो इस बार हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जिन अस्पतालों में डॉक्टर हैं हम उन्हीं का पंजीकरण करें। इसके अतिरिक्त चिकित्सक और स्टाफ की जो एचपीआर आईडी होती है, एचपीआर एक तो आपकी फैसिलिटी की आईडी हो गई, एफपीआर एक हो गई एचआरपी। तो एचपीआर जो होता है वो मतलब पर्सन विशेष का होता है कि वो कितनी जगह लगा है, अस्पताल में कितने कितने डॉक्टर लगे हुए हैं। अब एक जगह अगर कोई फुल टाइम डॉक्टर है तो वो दो जगह काम नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार आई है कि जो भी चिकित्सा इकाई है उसके बाहर शुद्ध भाषा में पठनीय डिस्प्ले बोर्ड होगा, जिसमें लिखा होगा इस अस्पताल में इतने फ्लोर हैं, इस फ्लोर में ये कमरा है, इस फ्लोर का ये रास्ता है, ये चिकित्सक काम करते हैं, ये पैरामेडिकल चिकित्सक काम करते हैं, ये इमरजेंसी डॉक्टर है राउंड द क्लॉक, और उनका फ़ोन नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। हर अस्पताल के बाहर एक स्ट्रेचर, एक व्हीलचेयर होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले मरीज़ को अनावश्यक असुविधा ना हो। तो यही सारे पैरामीटर थे। इनके साथ मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो UP_health.in पर आप अपना ऑनलाइन पोर्टल सबमिट करिए, ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करिए, हार्ड कॉपी हमारे कार्यालय में जमा करिए। अब बात करेंगे अमरोहा की। बता दें कि अमरोहा नगर पालिका गर्मी पड़ने को लेकर गौशाला में सुविधा कराई गई है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने जानकारी दी है कि गर्मी पड़ने को लेकर अमरोहा नगर पालिका में संचारी रोग गौशाला है, जो कि अमरोहा के नगर के काठ रोड पर स्थित है, जिसमें 160 गौ माता मौजूद है, जिनके देखभाल के लिए उचित सुविधाएं कराई गई हैं, जिसमें गायों को गर्मी से बचने के लिए कूलर लगवाए गए हैं और टीन शॉट के ऊपर टाट भी लगाया गया है, जिसमें गर्मी में गाय बीमार ना पड़े। और गायों के खाने के लिए हरे चारे की सुविधा कराई गई है और किसी तरीके से कोई बीमारी ना फैले, इसको लेकर नगर पालिका ने सुविधा करी है। जैसा कि आप जानते हैं, नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा एक संचालित गौशाला कांट रोड पर स्थित है। वर्तमान समय में उसमें 160 पशु हमारे हैं और
जहाँ तक लू से बचाव का संदर्भ है तो पर्याप्त रूप से हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक तो गायों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कि पानी ताज़ा और नमक मिला हुआ उनको मिल जाए। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने 6 कूलर भी लगाए हैं ताकि उस कूलर के माध्यम से जो है वो गायों को जो है वो ठंडा रखा जा सके ताकि लू ना लगे। इसके अलावा पंखे भी लगे हैं और हरा चारा और अन्य जो भी उपाय लू से संबंधित होते हैं कर रहे हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि जो टीन शेड है, टीन शेड पे पुआल डाल के उस पे हम लोग बोरा डाल रहे हैं ताकि सीधे जो सूर्य की गर्मी होती है वो टीन शेड के माध्यम से जो है गायों तक ना जाए। बेसिकली टीन शेड गर्मियों में गर्म भी हो जाते हैं और उसके अंदर जो हमारे गोवंशी है ना उनको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो नगर पालिका परिषद अमरोहा पूरी तरीके से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार जो हमारे गोवंश हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। बता दें कि मुजफ्फरनगर पूर्व विधायक शाहनवाज के साथ साथ अब उसके रिश्तेदार व करीबियों की उलझनें बढ़ती नजर आ रही है। पूर्व विधायक शाहनवाज से जेल में मोबाइल फोन पकड़े जाने के बाद मोबाइल प्रकरण की जांच हुई तो महत्वपूर्ण तथ्य चौंकाने वाले सामने आया है, जिसमें मोबाइल के अंदर से जो सिम बरामद किया गया वो शाहनवाज के समधी बारपुर बिजनौर के पूर्व विधायक गाजी के नौकर की आईडी पर निकला, जो कि मोहम्मद गाजी द्वारा लिया गया था। जिसके बाद बुधवार को गाजी मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, जहां उनसे एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत व सीओ मंडली रूपाली राव ने कई घंटे पूछताछ की, जिसके बाद मोहम्मद गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आज पूर्व विधायक गाजी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और साथ ही जेल में बंद शाहनवाज के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। शाहनवाज राणा के ऊपर पहले एक जीएसटी का मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद जेल में मोबाइल चलाने का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस तफ्तीश में जो सिम प्रयुक्त हुई थी उस सिम को देने वाले व्यक्ति गाजी वो बिजनौर के पूर्व विधायक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नौकर के नाम पर सिम मुहैया कराई गई थी। वो समधी है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया जा रहा है। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां चंदौली के नवागत जिलाधिकारी ने जनपद का कार्यभार ग्रहण किया है। बता दें कि डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने ट्रेजरी कार्यालय में जाकर कार्यभार संभाला और कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें नए डीएम ने कहा कि जनपद के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जनपद में स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया जाएगा और साथ ही सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में पेयजल समस्या को दूर करने को लेकर त्वरित कदम उठाए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल चंदौली ज़िले के डेवलपमेंट पे काम करूं। प्राथमिकता के तौर पे मैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा और जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उसका बेहतर तरीके से हम लोग क्रियान्वयन कर सकें। साथ ही साथ लाइवलीहुड को लेकर के बहुत पोटेंशियल है चंदौली ज़िले में। इसमें टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन तीनों कंपोनेंट पे भी हम लोग फोकस करके कोशिश करेंगे काम करके ओवरऑल चंदौली ज़िले में और बेहतर लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकें। तो ओवरऑल संपूर्ण विकास की तरफ हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। चंदौली में नवगढ़ जो नक्सल के नाम से जाना जाता है, गर्मी में वहाँ पानी की समस्या होती जी, अब क्या वासियों के लिए करना है? पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वाटर सप्लाई की क्या पोटेंशियल्स हैं, कि क्या वहाँ पे हमें पाइप वाटर सप्लाई लेके जाना होगा या कोई और वहाँ पे अल्टरनेट मैकेनिज्म हो सकता है। जो भी बेस्ट सोल्यूशन उस पूरे क्षेत्र के लिए होगा उस पर हम लोग करेक्टिव एक्शन ले करके ये इंश्योर कराएंगे कि जो भी पेयजल संबंधित समस्याएं हैं उसका हम लोग निस्तारण कर सकें। चंदौली में ब्लैक राइस आमतौर पर काफी मिल रहा है, लेकिन बाद में अग्रीमेंट नहीं हो पाया कि सालों से जो दुगुनी आय दिया गया था, लेकिन बाद में नहीं दिया गया था। कैसे उसको जो ब्लैक राइस का जीआई टैग चंदौली को मिला था एक अच्छे प्रयास को लेकर के, उसमें पूरा एंड टू एंड चेन को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के अलावा उसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन, मार्केटिंग, तब जाकर के वो एंड यूजर कस्टमर तक पहुंचता है। तो जहाँ पे भी गैप्स हैं
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर चाहे वो मार्केटिंग को लेकर के गैप हों, चाहे सप्लाई चेन को लेकर के गैप हों, उस पर हम लोग काम करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ब्लैक राइस अडॉप्ट करें और उन्हें उसका प्रॉपर दाम भी मिल सके, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नॉर्मल राइस और ब्लैक राइस के रेट्स में बहुत फ़र्क है और जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इन चीज़ों की डिमांड और बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस पे काम करके और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली एंटी करप्शन की टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की है और साथ ही एक सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजापुर का है, जहां वादी के घर विवेचना के नाम पर 10,000 रुपए के घूस लेने दरोगा बाबू खान पहुंचे थे, जिन्हें लखनऊ जोन की एंटी करप्शन टीम ने मौके से पकड़ लिया। दरोगा द्वारा किसी मारपीट की विवेचना की जा रही थी, जिसमें 20 मार्च को फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी। फिर भी दरोगा बाबू खान 17 अप्रैल बृहस्पतिवार दोपहर को वादी के घर पहुंच गए। तभी पहले से तैयार बैठे एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 10,000 रुपए घूस लेते धर दबोचा। एंटी करप्शन टीम द्वारा दरोगा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। क्षेत्राधिकारी सलोन प्रदीप कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन टीम द्वारा दरोगा बाबू खान को घूस लेते पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज जो है एंटी करप्शन की टीम में हमारे सर्किल क्षेत्र के थाना सलोन में एक सब इंस्पेक्टर बाबू खान है, जिनको एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये जो है हमसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। इसी शिकायत पे टीम आई हुई थी, जिनको आज जो है पैसा लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन इसमें लिखा पड़ी कार्रवाई कर रही है। कितना की रिकवरी हुई है पैसे की? 10,000 रुपये की मांग थी। 10,000 रुपये। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था सर? इनको थाना सलोन क्षेत्र के गाँव पड़ता है ख्वाजापुर तिराहा के पास से। अगली खबर यूपी के कुशीनगर से है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं पशु तस्कर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जहां 25,000 का इनामी पशु तस्कर नौसाद मंसूरी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार पशु तस्कर नौसाद मंसूरी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पट हिरवा क्षेत्र में लबनिया से सेवहरी जाने वाली मार्ग के पास मुठभेड़ हो गई, जहां स्वाट टीम और 4 थानों की फोर्स ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल के बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होने तक 3 वर्षों से बिना भोजन के रह रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से मोदी जी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। अब तक वहां पर हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो चुकी है। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना राष्ट्र हित में जरूरी, इसी को लेकर मांग की जा रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करे। इसको लेकर वृंदावन के सभी संतों ने इस बात का समर्थन किया है और पीएम मोदी जी से प्रार्थना की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सभी संतों ने एकजुट होकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि ममता सरकार वहाँ पर लोकतंत्र बचाने में असफल रही है। वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। वहाँ पर अभी तक हजारों हिंदुओं को मार दिया गया है। ममता सरकार पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मोदी जी, आप हमारे हिंदुओं की अंतिम उम्मीद हैं, आप हमारे हिंदुओं का गौरव हैं। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि जो राजा प्रजा को बचाने में असफल हो जाए, जो राजा लोकतंत्र को बचाने में असफल हो जाए, उस राजा को हटा देना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में जो धर्म को लेकर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे वृद्ध और बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इंसान इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है, वो कितने कष्ट की बात है कि भारत में रहकर ही, अपने घर में रहकर ही ऐसी स्थिति कर रहे हैं। आप बताइए, घर छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? भारत तो आपका घर है। फिर कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव या शहर हो, तो सबसे बड़ी बात ये है
कि चाहे आपके हिंदू हों, चाहे आपके सिख हों या चाहे मुसलमान हों, किसी भी धर्म में आप बताइए कहाँ ये सब सिखाते हैं कि किसी को मारो, किसी से उपद्रव करो, किसी को निकालो। भाई ये कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रभु से प्रेयर कर रहा है। साधु समाज की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल को बचाने के लिए आप वहां तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाएं। आप देख रहे हैं कि हिंदुओं को किस तरह से वहां पत्थर मार मार के उनके घरों पर पत्थर मार फेंके जा रहे हैं, डंडों से उन बच्चों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज बंगाल में बांग्लादेश बनाने के लिए वहां की सरकार मुंह दर्शक बनी हुई है। सरकार के नाकों तले बीच में मिलके वहां की सरकार इसमें इन्वॉल्व है कि हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर रही है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, तत्काल प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हिंदुओं की जान बचाई जाए। वहां के परिवारों को आप देख रहे हैं कि बहनें बेटियां हमारी बिलख रही हैं और उन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी भयावह स्थिति हो रही है। आज पूरे देश में इस तरह की घटना ना आगे बढ़े, इसके लिए राष्ट्रपति शासन बहुत ही शीघ्रता से आवश्यकता है बंगाल में लगाने के लिए। मेरा हाथ जोड़ विशेष निवेदन है देश के प्रधानमंत्री फिर दोबारा से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातन की वहाँ रक्षा हो सके। आज आपको वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों को, और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि माह में राष्ट्रपति जी तात्कालिक प्रभाव से पश्चिम बंगाल के अंदर और राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुओं के साथ वहाँ नरमता से अत्याचार हो रहा है, उन्हें बेरहमी से उन्हें आज बेघर होना पड़ रहा है, अपने ही देश के अंदर बेघर होना पड़ रहा है। ऐसी जो है कूटनीतिक रचनाएँ जिस तरह से वहाँ की सरकार कर रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण संत समाज इसका आक्रोश है, देश में आक्रोश है। वीडियो के माध्यम से शीघ्र आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उनकी संपत्तियों पर जो हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ सेना की हेडक्वार्टर बनाए जाएं, जिससे उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। बता दें कि जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने विकास खंड डलमऊ के प्राथमिक विद्यालय मधुकरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनुपस्थित पाए जाने पर उन्होंने बीएसए को 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं दिव्यांग शौचालय में गंदगी मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। इसके पश्चात एमडीएम में बने भोजन को जिलाधिकारी द्वारा चख कर गुणवत्ता देखी गई। गुणवत्ता अच्छी पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि समय से विद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं साफ सफाई में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। मथुरा में ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी ने मुर्शिदाबाद में हो रही घटनाओं पर कहा कि आज मुर्शिदाबाद के जो हालात हैं, हम लोगों को इस पर मन से विचार करना चाहिए। देश पहले जो कंडीशन बांग्लादेश में था वही बंगाल में है। जो सरकार ने कानून बनाया, बंगाल में हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। सभी सनातनी, सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स, आज मुर्शिदाबाद की जो कंडीशन है, हम लोगों को इसके ऊपर विचार मन से करना चाहिए। कंट्री फर्स्ट। जो कंडीशन बांग्लादेश में थी वही बंगाल में है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती, जहां इन लोगों की संख्या अधिक होती है और हम लोगों की संख्या कम होती है, वहीं पर आक्रमण क्यों होता है, वहीं पे हिंदू बेचारा क्यों मारा जाता है। आप देखेंगे कि सरकार ने कानून बनाया है, हिंदुओं ने नहीं। सरकार पब्लिक के द्वारा बनाई हुई सरकार है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर है उस पर, और उसके बाद टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, हिंदू बहन बेटियों को। तो ये कितने दुख की बात है। जिस गाड़ी पे अगर जय श्री राम लिखा हुआ है, जिस गाड़ी पे कहीं गणेश जी की छवि है, जिस गाड़ी पे कहीं भगवान का नाम है, जिन घरों में भगवान का नाम है, जो हिंदुओं के घर हैं, जो हिंदुओं की दुकानें हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और बड़े बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते इसमें कुछ भी। अरे भाई, जब हम फिलिस्तीन का बैग उठा सकते हैं तो हिंदुओं के लिए मुर्शिदाबाद का बैग क्यों नहीं उठा सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि हम हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है क्या,
क्या हम लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी? हम लोग भी तो वोट डालते हैं। इतना बुरा, जहां बेटियां, बहन बेटियां वो रात रात भर सो नहीं रही, 3-3 रात सो नहीं रही। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। बता दें कि बंगाल में हो रही हिंदुओं की नरसंहार हत्या को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। मेरठ में ममता बनर्जी का पुतला दहन कर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जहां बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मेरठ के हिंदुओं में जन आक्रोश। मेरठ की कमिश्नरी चौराहे पर चौधरी चरण सिंह पार्क पर पुतला दहन किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है। बता दें कि बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत सांगवी का यह मामला है, जहां पदस्थ रोजगार सहायक मदन लाल डामर को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल शिकायतकर्ता अनिल निनामा ने बताया कि उसे और उसकी मां को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की पहली किस्त 25,000 दिलवाने की एवज में आरोपी ने 15,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त को ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को सर्किट हाउस बदनावर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। उन्हीं की जो ग्राम पंचायत है वहाँ का रोजगार सहायक, उनसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कुटीर के लिए राशि आती है, उसकी पहली किश्त जब आ जाए उसके खाते में तो 15,000 की डिमांड की थी और आज 5,000 रुपये रिश्वत लेके बदनावर बस स्टैंड पर उसको रंगे हाथों ट्रैप किया। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां सांसद सीपी जोशी 1 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जन सुनवाई केंद्र में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया। जनसभा के दौरान देश के ज्वलंत मुद्दों पर जैसे वक्फ बोर्ड बिल, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर क्या कुछ सीपी जोशी ने कहा, सुनिए। देखिए, जो कांग्रेस वक्फ बिल लेकर आई थी पहले, उसकी बुनियादी गलती। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्णय का अंतिम निर्णय न्यायालय नहीं करके कोई बोर्ड करे, ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज सीपी जोशी की ज़मीन पे कोई वक्फ बोर्ड लगा दे कि ये ज़मीन हमारी है, तो मुझे साबित करना होगा कि ये मेरी ज़मीन है, और वो भी मैं न्यायालय में नहीं जा सकता। वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरा पक्ष और है जो कलेक्टर को निर्देशित कर सकता है कि तुम्हें ये करना है। तो मैं सोचता हूँ ये बरसों से डिफेंस, सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक देश में वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये गरीब मुसलमानों की, पसमंदा मुसलमानों की, बोहरा मुसलमानों की, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लिमिटेड लोगों ने उस पर कब्जा करके अपना एक अधिकार जमाया हुआ था, लेकिन वक्फ बिल आने से आम गरीब मुसलमानों को भी उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं सोचता हूँ देश में ये वही ताकतें हैं, वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया, जिन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध किया। देश में जब भी कोई अच्छा निर्णय होता है, ये वही लोग हैं, ये वही विधर्मी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो कहीं न कहीं अच्छे निर्णय और देश को गति देने वाले निर्णय, देश को शक्ति देने वाले निर्णयों के विरोध में जाकर खड़े होते हैं। और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले हैं, इनको 18% की चिंता है। जब 82% एक साथ करवट लेगा तो ये देश में कहीं ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेंगे, और उसकी आहट आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिस प्रकार के निर्णय करती है और जानबूझकर कहीं कहीं एक बड़े वर्ग के खिलाफ कुछ वोटों के चक्कर में इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन उनको अब की बार जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ग्रिड, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए, इस देश की सशक्तिकरण के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए मैं सोचता हूँ, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कहूँ मैं फ्यूचरिस्टिक हो, इस देश के भविष्य को लेकर, इस देश की आने वाली पीढ़ी को लेकर आज बार बार हम देखें तो
लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद अलग अलग विधानसभा में हर राज्य में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, तो 5 वर्ष तक इलेक्शन चलता रहता है। तो कहीं न कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता लगती है, काम बाधित होता है, सरकारी काम बाधित होते हैं, विकास कार्य बाधित होते हैं, सरकारी योजनाएं लंबित होती है, उनका कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। तो एक साथ चुनाव होने से मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति के लिए आसान होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान होगा, पॉलिटिकल पर्सन के लिए आसान होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।